नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7th क्लास की पुस्तक है उसमें एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि अभी पॉलिटी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, लैंगिक समझ और संवेदनशीलता। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर आ रहे हैं और इसके साथ ही देखिए जो एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, हालांकि लास्ट चैप्टर में से नहीं पूछ रहा, आपके जीके के अकॉर्डिंग और जो पहले आपको पढ़ा चुके हैं उसमें से एक है कि राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले में है, आपको उस जिले का नाम कमेंट करके बताना है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं आज लैंगिक समझ और संवेदनशीलता। हमारे देश में नारी को सम्मान देने की गौरवशाली परंपराएं रही है। यही हमारी सांस्कृतिक धारणा है कि जिस परिवार में नारी के साथ अच्छा तथा सम्मानजनक व्यवहार होता है उस पर देवता प्रसन्न रहते हैं, वहां सुख शांति और समृद्धि होती है। अतः नारी को गृह लक्ष्मी कहा गया है। जिस परिवार में नारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता वहां सुख शांति, ये शांति ये स गलत लिखा है इसने, ये शांति आएगा, और समृद्धि का अभाव होता है तथा उस परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये क्या कहना चाहता है, ये नारियों से संबंधित टॉपिक है आज का जो चैप्टर है, वैसे कि जो नारी है उसका सम्मान करना चाहिए और जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख शांति और समृद्धि होती है। तो और अच्छा व्यवहार नहीं होता तो वहां सुख शांति और समृद्धि का अभाव होता है, यानी नहीं होती सुख शांति और समृद्धि यानी उन्नति, और उस परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है। सरस्वती के रूप में नारी समाज को शिक्षा प्रदान करती है, यह भी सह गलत है, शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये स्वाभाविक हो जाती है। माता हर बालक की पहली शिक्षक है, वह बालक में अच्छे गुणों का विकास करती है। आप देखिए जब इतिहास पढ़ते हैं तो आप शिवाजी महाराज के बारे में पढ़िए। मैं आपको कुछ लोकप्रिय और उन लोगों के बारे में बता रहा हूं जिनके बारे में सारा देश जानता है। शिवाजी महाराज की जो माताजी थी जीजाबाई, उनके बारे में आप पढ़ते हैं कि शिवाजी का बचपन अपनी माताजी और इनके जो दादाजी थे और गुरु उनके पास में निकला। तो माताजी ने इन्हें हमेशा प्रेरक और मोटिवेशनल कहानियां, संघर्ष करना, ये इस तरह की अपने देश के लिए प्रेम भावना, स्वाभिमान की भावना, ये इस तरह की चीजें उनको सिखाई और बचपन से ही शिवाजी की एक दिशा निर्धारित हो गई। राजस्थान की बात करूं, आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़िए। महाराणा प्रताप की माता थी जयवंता बाई जी। जयवंता बाई ने बचपन से ही महाराणा प्रताप के अंदर वो ही उसी तरह के गुण भरे जो शिवाजी के अंदर थे, जो जो शिवाजी के अंदर उनकी माताजी ने भरे। तो ये चीजें क्या दर्शाती हैं कि बचपन के ही अंदर ही जो माताजी हैं, माता है, वो अपने बच्चे को क्या सिखाती है, उसके अंदर क्या भावना भरनी चाहिए। अब थोड़ा सा क्या है, टॉपिक ये ऐसे होते हैं कि खैर छोड़िए। अच्छे गुणों का विकास करती है। स्पष्ट है कि सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार, अब जो मैं कहना चाह रहा, देखिए यहां दरअसल क्या है, बच्चे को सिखाने में मैं बहुत सी चीजें हैं, मैं उन पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाता हूं, लेकिन सामने सुनने वाले का भी खुला दिमाग होना चाहिए। बंद दिमाग है तो मेरी बातें समझ में नहीं आएगी उसको। मैं जो भी सोसाइटी या समाज से संबंधित अगर बातें कहता हूं, सामने बंद दिमाग है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बंद दिमाग चल रहा है, सैकड़ों सालों से बंद दिमाग ही चल रहा है। तो मेरी बातें उसको लगेगी जैसे कोई प्रहार हो रहा हो, इस तरीके से। तो कई चीजें ऐसी होती है जो कई बार मुझे लगता है कि यहां कहनी चाहिए ताकि लोग उस चीज को सोचें, और लेकिन फिर मुझे लगता है कि किसको कहें और क्या कहें, जो चल रहा है लोग वो चेंज नहीं करना चाहते किसी भी हालत में। अब अपने यहां बच्चों को क्या सिखाते हैं बचपन से ही, क्या आ जाएगा, हाउ आ जाएगा। बचपन से क्या सिखाते हैं बच्चे को, दूध पिलाए हाउ आ जाएगा। वो जैसे गब्बर फिल्म, वो शोले फिल्म का था ना, कि जब बच्चा नहीं सोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। वैसे अपने यहाँ बच्चे को कोई भी छोटी छोटी चीज में सिखाते हैं, तेरे को हाउ खा जाएगा, तेरे को वो खा जाएगा, तेरे को वो हो जाएगा, ये हो जाए। डर बच्चे के, जब से बच्चा पैदा होता है उसके मन में डर दिखाते हैं, उसको हर चीज का डर सिखाते हैं। फिर उसको भेदभाव, जाति पाति, ये चीजें भर रहे हैं उसमें बचपन में, और फिर आशा करते हैं कि वो 18-20 साल का हो जाए तो हमारा बेटा बेटी हमारा नाम रोशन करेगा। कहां से करेगा नाम रोशन? क्या जो नींव ही उसकी कमजोर है, जो चीजें सिखानी चाहिए वो चीजें उसको कभी सिखाई नहीं, क्योंकि खुद को ही नहीं पता उनको। तो अभी चीजें हैं, अब क्या
चलता है, अभी क्या करें इसका। स्पष्ट है कि सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार भारतीय समाज में नारी का सम्मानजनक स्थान रहा है। नारी ने अपने त्याग, प्रेरणा, क्षमा, सहिष्णुता, प्रेम और ममता से परिवार, समाज और राष्ट्र को समुन्नत किया है। तो ये गुण है। प्राचीन कालीन भारतीय समाज और नारी। प्राचीन भारत में नारी की स्थिति सुखद थी। उस काल में महिलाएं सभी कार्यों में पुरुषों के समान बराबर से भाग लेती थीं। कोई कार्य लिंग के आधार पर बंटा हुआ नहीं था। स्त्री, पुरुष और बालक बालिकाओं का समान महत्व था। हमें उस काल की गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा आदि उस शिक्षित महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ में भाग लेती थी। तो ये मित्रों वैदिक काल की स्थिति है, और वैदिक काल की भी मैं बात करूं तो पूर्व वैदिक काल, तो वहां जो महिलाओं की स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति थी उस समय। उत्तर वैदिक काल जो होगा उसके बाद में समय में आना परिवर्तन शुरू हो जाएगा। उसके भी बहुत से कारण थे, किन किन चीजों पे क्या क्या कारण हुआ। लेकिन ये कि हमारी जो प्राचीन भारतीय समाज था उसमें हमें ऐसी विदुषी महिलाएं थी। अनेक वैदिक ऋचाओं की रचना महिलाओं द्वारा की गई। ऋचाओं वर्ड से मतलब है मंत्रों से। महिलाएं राजकार्य और युद्धों में भी भाग लेती थी। आप देखते हैं महिलाओं ने बहुत ही कुशलता के साथ, चाहे वो युद्ध का संचालन करना हो और चाहे राजकार्य करना हो। आप रानी लक्ष्मीबाई का देख लीजिए, 1857 की क्रांति के समय आप पढ़ते हैं। राजतरंगिणी में उल्लेख है कि सुगंधा, दीदा और कोटा नामक महिलाओं ने बहुत समय तक कश्मीर में शासन का संचालन किया था। ये यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा हुआ है। ये एक 7वीं क्लास की किताब में, और ये पॉइंट आसानी से हर जगह मिलता भी नहीं है। तो कई बार इन किताबों में ऐसे ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो आपको बड़े बड़े किताबों में नहीं मिलेंगे। राजतरंगिणी में उल्लेख है कि सुगंधा, दीदा और कोटा, ये आप ध्यान में रखना इनके नाम। राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास। महिलाओं ने बहुत समय तक कश्मीर में शासन का संचालन किया था। मध्यकाल में नारी की स्थिति। परवर्ती काल में, विशेषकर मध्यकाल में, भारतीय नारी की पारंपरिक स्थिति में गिरावट आ गई। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मामलों में बालक बालिका के बीच अंतर किया जाने लगा। बदली हुई परिस्थितियों में उसे शिक्षा से वंचित करना पड़ा। उसे घरेलू कार्यों की जिम्मेदारियों तक सीमित कर घर की 4 दीवारी में ही रहने को बाध्य किया गया। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाओं से उसे पीड़ित होना पड़ा। ये देखिए मध्यकाल ये कब से मानते हैं? आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो 1206 से जो सल्तनत काल शुरू होता है, तो वहां से जो है ये मध्यकाल वैसे माना जाता है। और उसके समय से बाद में महिलाओं की स्थिति है उसमें परिवर्तन हुआ। पहले महिलाओं को बराबर जो है शिक्षा दी जाती थी। कोई बालक बालिका में भेद नहीं था, पर्दा प्रथा वगैरह ऐसी चीजें नहीं थी। लेकिन बाद में फिर ये चीजें बढ़ी। उसकी पुरुष पर निर्भरता बढ़ती गई। अनेक सामाजिक मान्यताओं के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। इस काल में दुर्गावती, अहिल्याबाई और 19वीं शताब्दी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी साहसी महिलाओं ने अपने राज्य का शासन संचालन करते हुए शत्रु से लोहा लिया। भक्तिमती मीराबाई ने जनमानस पर व्यापक प्रभाव डाला। तो ये चीजें हैं बेसिक सी की। उसके बाद में देखिए कुछ महिलाएं हुई है, चाहे आप राजस्थान का इतिहास पढ़िए चाहे भारत का इतिहास पढ़े तो आपको इनका जिक्र मिलेगा। 19वीं शताब्दी के समाज सुधार और नारी। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने नारी की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया। ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा विवाह के समर्थन में जागृति पैदा की। इसके संबंध में कानून भी बनाए गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिला शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने भी नारी उत्थान के लिए कार्य किया। आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी प्रमुखता से भाग लिया। 20वीं शताब्दी में महिला आंदोलन ने जोर पकड़ा जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि इस क्षेत्र में अभी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। यह जब हमने इतिहास वाले चैप्टर पढ़े थे 6 से 10th, उसमें 10th क्लास की और 9th क्लास वाली जो हिस्ट्री की किताब थी राजस्थान बोर्ड की, तो उसमें आप इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़े हैं। तो ये राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है लॉ बनवा करके विलियम बेंटी के समय गवर्नर जनरल जो था इन पर प्रतिबंध लगवाया। ईश्वर चंद विद्यासागर थे, इनवा विधवा विवाह के समर्थन में जो है लोगों में जागृति पैदा करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय देखिए स्थिति बड़ी खराब थी।
सती प्रथा क्या थी? किसी स्त्री के अगर पति की मृत्यु हो जाए तो चाहे अब उस स्त्री को कोई किसी से खतरा ना भी हो, तो भी उस महिला को उसके पति के साथ चिता पर बैठकर जलने के लिए मजबूर किया जाता था और इसे एक महान कार्य बताया जाता था। सब लोग कहते साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिठा देते, जलते एक जिंदा इंसान को जला देते, चाहे उसकी आयु 20 वर्ष हो, चाहे 15 वर्ष हो, और चाहे 50 वर्ष हो। विधवा विवाह है, आप जानते हैं बाल विवाह प्रचलित थे। अब किसी का मान लीजिए 4 साल की बच्ची है, उसका विवाह मास 5 साल के बच्चे के साथ हो गया। अब वो विवाह करते ही उस 5 साल के बच्चों से, जैसे मान लो बच्चा शाम को खेलने गया, कहीं पानी वानी ताड़ा वाड़ा था, फिसल के डूब गया। अब दूल्हे राजा तो डूब गए पानी में, 5 साल के दूल्हे राजा। अब ये बच्ची, इसका जीवन क्या है? इस बच्ची को पूरी उम्र, चाहे ये 70 साल जिए और 100 साल जिए, इसको एक विधवा की जिंदगी निकालनी पड़ती थी। पुनर्विवाह की बात करना तो बहुत दूर की बात है। खाना भी इसे घर में ढंग का नहीं दिया जाता था और अच्छे अच्छे परिवारों की यह हालत थी, जिस घर में खाने पीने की कोई नहीं, चाहे वो अमीर वर्ग हो, कोई सा हो। प्रथा तो प्रथा है और उसे तो ढोना पड़ेगा। तो उसे अलग से एक कमरा दिया जाता था, कोई बड़ा कमरा नहीं, छोटी सी जैसे कोठड़ी होती है उस तरह से। सफेद कपड़े पहनने पे मजबूर किया जाता था। कई जगह ऐसे थे, ज्यादातर उसके बाल भी काट दिए जाते थे, गंजा कर दिया जाता था उसको। कोई श्रृंगार नहीं कर सकती थी वो। और मरीजों को, जैसे पेशेंट को हॉस्पिटल में खाना खिलाते हैं, उस तरह का उनको खाना दिया जाता था। किसी भी वो घर के उत्सव में, दिवाली, होली, त्योहार, कोई भी ब्याह शादी, कहीं भी वो महिला अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकती थी, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अगर उसकी शक्ल दिख जाती किसी मांगलिक अवसर पे, तो सब जो है बड़े बुजुर्ग ये कहते, अरे ओहो, ये तो भयंकर अनर्थ हो गया। तू कहां से आगे पता नहीं क्या क्या आप शब्द बोलते, नास पिटीर, कल मुहीर, तूने क्या कर दिया यार, तेरे आने से ये हो गया यार, तूने वो कर दिया यार। भले ही वो उनके पांव कब्र में है, लेकिन साहब वो बस उनको ये बातें तो बोलनी है तो बोलेंगे वो तो। ये इतनी चीजें हैं, आपकी कल्पना से परे हैं कि इन चीजों से कैसे निकलना पड़ता था और पूरी जिंदगी उनकी इसी में बीतती थी। तो बड़ी बुरी स्थिति थी। बाकी ये इसलिए इन लोगों को आज इतना, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तो इसीलिए आज इन लोगों को इतना मानते हैं कि इन्होंने उस समय इतना प्रयास किया। ईश्वरचंद विद्यासागर जी तो हैं, इन्होंने लोगों के लिए एक प्रेरक उस चीज में के करते हुए इन्होंने अपने बेटे का विवाह भी किसी विधवा स्त्री से कराया था, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। तो ये हो गए। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने और सुनने को मिलती है। अक्सर हम लैंगिक बोध जैसी चर्चाएं भी सुनते हैं। इससे जुड़ी हुई बातों के साथ ही इसे समझना उपयोगी है। लिंग भेद। एक माता अपने शिशु को अपना दूध पिलाती है, परंतु इस प्रकार की विशेषता प्रकृति ने पुरुष को प्रदान नहीं की। स्त्री और पुरुष का यह अंतर लिंग भेद है। लिंग भेद स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट पर आधारित जैविक अंतर है, जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आधार है। प्राकृतिक होने के कारण इस प्रकार का अंतर सभी जगह और सभी समय समान होता है। मतलब ये लिंग भेद के बारे में क्या कह रहा है कि स्त्री और पुरुष में जो मेन डिफरेंस है, जैसे स्त्री जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, पुरुष नहीं पिला सकता। स्त्री की शारीरिक बनावट अलग होती है, पुरुष की अलग होती है। सब में गुण भी अलग अलग होते हैं। पुरुष के गुण और अवगुण अलग होंगे, स्त्री के गुण और अवगुण अलग अलग होंगे। तो ये तो ईश्वर की बनाई हुई संरचनाएं हैं। तो इसको इन्होंने लिंग भेद कहा है। लैंगिक भेद। लिंग भेद तो क्या है ये ऊपर आपने देख लिया। अब है लैंगिक भेद। लैंगिक भेद को लैंगिक असमानता भी कहते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप न्यूनाधिक मात्रा में दुनिया में प्राय हर स्थान पर मौजूद रहा है। ऐसा नहीं है कि पुरुष घरेलू व घर की देखभाल में कार्य नहीं कर सकते, किंतु ऐसी सोच बनी हुई है कि घर के भीतर कार्य महिलाओं की जिम्मेदारी है, जबकि वे घर से बाहर के व धन कमाने में कार्य भी कर सकती है और कर भी रही है। यह सोच लैंगिक भेद का एक उदाहरण है। देखिए, पहले तो इन अक्षर में डिफरेंस समझिएगा। लिंग भेद और लैंगिक भेद कितना माइनर अक्षर का है, देखने में लगता है कि दोनों वर्ड एक जैसे हैं। लिंग भेद तो क्या है, ईश्वर की बनाई हुई जो एक रचना है, महिला और पुरुष में जो दोनों में एक जैविक अंतर है। जो जैसा मैंने आपको बताया, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, उनकी चाहे बनावट हो, चाहे उनका जो एक गुण है, अवगुण है, ये हर चीज ईश्वर की बनाई हुई है।
वो तो है लिंग भेद। और लैंगिक भेद क्या है? जो इस समाज ने, इस सोसाइटी में जो भेद किया है दोनों में, उसको हम कहते हैं लैंगिक असमानता। तो आज भी जैसे महिलाओं की, जैसे लड़कियों की एजुकेशन पे कई बार जो घर वाले ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि पैदा हुई, पैदा होते ही देखते हैं क्या लड़की है तो ये तो अगले घर जाएगी। उनका मोह वहीं खत्म हो जाता है। उनका काम एक ही होता है, बस फटाफट वो थोड़ी बड़ी हो जाए और उसका ब्याह शादी करके उसको रवाना करें। और तो वो डिपेंड करता है कि वो क्या सोच है, क्या विचारधारा है। और महिलाएं काम करती है तो महिला तो सीएम भी बनती है, महिलाएं पीएम भी बनती है, एमएलए भी बनती है। और दुनिया में तो ऐसी ऐसी महिलाएं हुई है इतनी मजबूत, जैसे इंदिरा गांधी जी के बारे में आप पढ़े हैं। तो इतने इतनी तो महिलाएं, तो वो जैसी उनको परवरिश देते हैं। अब जवाहरलाल, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण से समझा रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो जब इंदिरा गांधी का जन्म हुआ होगा, तो ऐसा थोड़ी कि इसका जन्म हुआ, इंदिरा इंदिरा गांधी का जन्म हुआ तो नेहरू जी ने यह सोचा कि अच्छा लड़की हुई है क्या, अरे ये तो अगले घर जाएगी, छोड़ो क्या पढ़ाना है। उन्होंने वही शिक्षा दी, चाहे राजनीतिक शिक्षा हो, एजुकेशन शिक्षा हो, कि भविष्य में वो उनके उत्तराधिकारी बनी। तो ये तो सिखाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाता है। जैसा बनाते हैं वैसा बन जाता है। और कोई कमजोर कमजोर कोई कुछ नहीं होता है, लड़कियां कमजोर है, कोई लड़का कुछ नहीं होता, वो जैसा उनको सिखाते हैं, जैसा बनाते हैं वैसा ही बन जाते हैं वो। स्त्रियों और पुरुषों के बीच अधिकारों, अवसरों, कर्तव्यों और सुविधाओं के बीच असमानता पर आधारित बंटवारा लैंगिक भेद है। यह अवधारणा एक सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण है जो समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। अनेक सामाजिक मूल्य और रूढ़िवादी धारणाएं लैंगिक भेद को हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर से जोड़ती रही है। मतलब जो जैविक अंतर है उसके आधार पर वो डिफरेंस कर लेते हैं। ये पहला जो एक तस्वीर है इसमें दिखाया गया है कि कैसे महिला काम कर रही है, बच्चे के काम भी करती है, भैंस का काम भी कर रही है, और आदमी को दिखा रहे हैं कि ये मस्ती से लेटा हुआ है। और इधर ये दिखा रहे हैं कि ये जो लकड़ियां चुन करके ला रही है। तो ये कुछ भेद दिखाए गए हैं। हालांकि आजकल अब समय बहुत बदल चुका है, वो पहले वाली स्थिति नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक विचारधारा बदलने में बहुत समय लगता है, सैकड़ों बरस निकल जाते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना। लैंगिक संवेदनशीलता को लैंगिक समानता भी कहते हैं। देखिए, लैंगिक भेद वो क्या हो गया, इसका बिल्कुल विपरीत हो गया। और लैंगिक संवेदनशीलता यानी स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना। लैंगिक संवेदनशीलता को समझकर बालक बालिका के पालन पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने विकास के लिए समान अवसर और अधिकार देने चाहिए। हमारे समाज की खुशहाली स्त्री और पुरुष दोनों के समान सहयोग पर निर्भर है। महाकवि कालिदास ने कहा है कि वह स्त्री है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह निरर्थक बात है। वस्तुतः सत पुरुषों का चरित्र ही पूजा के योग्य होता है। तो ये भेद कोई कि स्त्री और पुरुष के आधार पर जो भेद है वो चीज गलत है। ना तो समाज में स्त्री का ज्यादा महिमा मंडन होना चाहिए और ना ही पुरुष का होना चाहिए, और ना ही पूरी तरह स्त्री का बायकट होना चाहिए और ना ही पुरुष का होना चाहिए। वो कई बार मैं लाइन ये देखता हूं कि वो कई बार ये जो महिलाएं होती है नारीवादी वाली, ये बड़ी विचित्र तरह की होती है। अब क्या कहें इनका, ये कई बार ये देखते हैं कि महिलाओं को पुरुषों से आगे निकल कर दिखाना होगा, पुरुषों को पीछे छोड़ना होगा। ये चीजें, या फिर कोई जैसे मान लो, कोई मान लीजिए कोई पुरुष हैं, वो कहें कि नहीं हमें स्त्रियों से आगे बढ़ के दिखाना होगा, ये चीजें दोनों ही गलत है। समान चलो, साथ चलो, उससे बेस्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये उससे आगे निकलना और उससे आगे निकलना, ये दोनों ही चीजें मेरे अनुसार तो बहुत गलत हैं। क्योंकि कुछ भी विसंगतियां अगर होगी तो फिर वो खामियाजा कहीं ना कहीं फिर भुगतना पड़ता है किसी ना किसी को। समान चलो, साथ चलो। तो ये चीज है। अब हम समाज में मौजूद लैंगिक भेद, असंवेदनशीलता के अनेक रूपों पर चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर देखिएगा, कोई जिला कलेक्टर है, तो जिला कलेक्टर क्या ये देखते हैं क्या कि वो महिला है या पुरुष है, कलेक्टर कौन है वहां, ये थोड़ी पूछते हैं कि महिला कलेक्टर कौन है, कलेक्टर कौन है। डीवाईएसपी है, डीवाईएसपी को साहब कहते हैं, सर कहते हैं। अब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, साहब ही कहेंगे उसको।
तो ये स्त्री पुरुष का भेद तो बहुत निम्नतम स्तर पे माना जाता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये लड़की है, ये लड़का है। लड़की को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़के को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये चीजें निरर्थक हैं, ये निम्न स्तर की बातें हैं। लैंगिक भेदभाव के विभिन्न रूप। पहला है श्रम का लैंगिक विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के दौरान यह मान्यता उनके मन में बिठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। हम देखते हैं कि परिवार में खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन और कपड़े धोना आदि घरेलू कार्य महिलाएं करती है। इसके अलावा गांवों में महिलाएं और बालिकाएं दूर दूर से पानी लाने और जलाऊ लकड़ी के गट्ठर ढोने के कार्य करती है। वहीं महिलाएं खेतों में पौधे रोपने, खरपतवार निकालने, फसलें काटने और दुधारू पशुओं की देखभाल का कार्य भी करती हैं। तो ये श्रम के आधार पर लैंगिक विभाजन बताया गया है, क्योंकि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी है वो घर चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की ही है। तो इस आधार पर ये एक जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक महिला किसान के बजाय पुरुष किसान की छवि ही उभरती है। तो काम तो देखिए महिलाएं खेतों में करती थी, किसान जैसे खेती करते थे। अब अगर हम पहले के समय की बात करें तो गांव के अंदर आज भी महिलाएं घूंघट निकालती हैं। तो भले ही घूंघट निकाले, पहले की मैं बात करूं आज से 15-20 साल पहले, चाहे आज की बात करें या 15-20-25 साल पहले की बात करें, तो घूंघट उस समय भी निकालती थी। चाहे वो घूंघट निकाले, चाहे ससुर और बहू बात ना करे, लेकिन साहब खेतों में फिर भी काम करना पड़ता था। तो वो चीज थी, खेतों में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया जाता था। तो ये चीजें तो है कि काम करती थी महिलाएं, हार्ड वर्कर होती थी बहुत, क्योंकि वो बाजरे के रोट और ये खाते थे। आज के टाइम में नहीं है पिज्जा बर्गर खा के बस वो थोड़ा सा बुखार हुआ नहीं कि बस इतने में बेहोश। पिज्जा बर्गर ये चीजें तो शरीर को खत्म कर रही है, चाहे लड़का खाए चाहे लड़की खाए। एनर्जी खत्म होगी, पेट भर जाएगा, लेकिन उसमें शरीर को कुछ पोषण मिले ऐसा कुछ है ही नहीं। तो एक तरह से ये कार्य भारी और थकाने वाले होते हैं, जो दूसरी ओर महिलाओं द्वारा किए गए इन कार्यों का महत्व कम करके आंका जाता है। ऐसे कार्यों में लगी महिलाओं को मजदूरी भी कम दी जाती है। इन कार्यों में लगी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती है। वास्तव में यदि हम महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर सामान्यतः महिलाएं पुरुषों से अधिक काम करती हैं। तो ये चीज है। इसके बाद में देखिए आता है शिक्षा और काम के अवसर। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की, जो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कम है। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही है, परंतु बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण सुविधाओं के अभाव और अन्य कारणों से शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देती हैं। विशेषकर वंचित वर्ग, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियां बड़ी संख्या में बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये संख्या कम है जो शिक्षित स्त्रियों की संख्या। तो कई बार पढ़ाई बीच में छूट जाती है, कई बार गरीबी के कारण, कई बार शिक्षण सुविधाओं का अभाव होता है उसके कारण। तो कई कारणों से यह जनगणना है 2000 लिंगानुपात राजस्थान का बता रहे हैं 928। 1000 पे कितनी महिलाएं हैं? 928। कुल साक्षरता 66.17, पुरुष साक्षरता 79.20 और महिला साक्षरता 52.10। तो मतलब आप लगभग मान लो राजस्थान में 50% जो है वो फीमेल यानी महिलाएं हैं, वो साक्षर है। लगभग 50% ही होगी, 2% ऊपर है, 2.10। और पुरुष जो है वो लगभग 80% जो है वो साक्षर हैं। और कुल साक्षरता कितनी है? तो वो 66% है। ये चित्र है पशु चराती बालिका। समाज में प्राय यह सोचा जाता है कि घर के बाहर महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। यह भी माना जाता है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य को करने में सक्षम नहीं होती। इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं के चलते लड़कियों को अनेक कार्यों और व्यवसायों की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने के लिए सरकार का सहयोग नहीं मिल पाता। फलस्वरूप उन्हें अनेक क्षेत्रों में कार्य के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। सरकार के प्रोत्साहन और प्रयासों के बाद अब स्थितियां बदलने लगी है।
अब सभी कार्य क्षेत्रों में महिलाओं को भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। तो ये पहले की चीजें हैं, अब समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। महिलाएं बिजनेसमैन के अंदर टॉप के अंदर महिलाएं आती है। ये कई बार जो आप जीके में पढ़ते हैं, कभी किसी महिला का नाम, कभी इंदिरा नूर, कभी कौन सी महिला है वो इतने इस बड़ी से बड़ी महिलाएं तो 5-5 हजार करोड़ की जो कंपनियां तक चलाती हैं। तो वो तो कोई दिमाग वाली या ऐसी तो कोई चीजें है ही नहीं, ये तो लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। कोई कम दिमाग का, कोई ज्यादा दिमाग का, महिलाएं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती, या टेक्निक आप जैसे मान लीजिए कोई महिला अगर ट्रक चलाए, कोई महिला अगर बस चलाए, कोई महिला ऑटो चलाए, तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। अब मान लो अगर वो बस चलाएगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे कि बस में बैठ तो गए, क्या पता नहीं अभी कहाँ भाई गाड़ी जाएगी, कोई तालाब में गिराएगी, कोई नदी में गिराएगी, राम ही भरोसे हैं अब तो। इस तरह से व्यंग्य बनाए जाते हैं, क्योंकि बीच में कई बार आता है कि महिलाएं जैसे बसों में भर्ती की जा रही है, कई बड़ी सिटी है वहां महिलाओं को इन चीजों में भर्ती किया जा रहा है। तो वो तो एक सोच की बात होती है। सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक स्तर पर भी महिलाओं और पुरुषों की भूमिका और सहभागिता में बड़ा भेद मौजूद है। घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिए जाने के कारण सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, महिलाओं की भूमिका नगण्य है। सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में है और महिलाओं को कम भागीदारी दी जाती है। उन्हें सामुदायिक कार्यों के नेतृत्व में पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते। यद्यपि भारत में महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश जैसे उच्च पदों को सुशोभित किया है, किंतु संसद, विधानसभा और मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। अब हम महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और वैधानिक दोनों स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों से होने वाली सामाजिक परिवर्तनों के कारण महिलाओं में गतिशीलता बढ़ी है और अब सभी क्षेत्रों में इनकी भागीदारी में वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे सामाजिक धारणाएं भी बदल रही है। आज सेना, पुलिस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में भी बहुत सी महिलाएं कार्य कर रही हैं। बहुत सी महिलाएं सफलतापूर्वक व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन कर रही हैं। देखिए, ले दे के बात यह है कि अब बच्चे को बचपन से क्या सिखाया जाता है। उसको शिक्षा एक बहुत उद्देश्य के साथ करवाई जा रही है, या केवल 5वीं पढ़ा दी, 10वीं पढ़ा दी, 12वीं पढ़ा के और पढ़ाई छुड़ा दी। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको शिक्षा दिलवाई जा रही है। तो ये डिपेंड जो है वो माता पिता पर करता है। और कई बार क्या है, माता पिता भी बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन परिवार में दूसरे लोग जो होते हैं या समाज जो है, सोसाइटी है, वो करने नहीं देती। वो उन पे बनाती है दबाव कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, और आज तक हमारे समाज में किसी ने इसको यहां तक नहीं पढ़ाया, हमारे समाज में कोई भी लड़की कभी बाहर नहीं गई अकेले पढ़ने के लिए। ये इस तरह की चीजें जो है ये बहुत भयंकर है। तो कई बार इन चीजों के कारण का भी ये प्रभाव पड़ता है। अब जो माता पिता इन चीजों की परवाह नहीं करते, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं, कई बार समाज के दबाव में आ जाते हैं, समाज की बातें सुनते हैं, तो फिर वो अपने बच्चों का कैरियर या उनका फ्यूचर है वो भी खराब कर देते हैं। महिला आंदोलन और नारी उत्थान। महिलाओं ने पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई। महिला संगठनों ने समाज, विधायिका और न्यायालय का ध्यान इस ओर खींचा। जहां कहीं भी महिलाओं के अधिकारों का, यह महिला आंदोलन की तस्वीर है, उल्लंघन होता है और उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। मामले को उचित स्तर पर रखकर न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। महिलाएं जागरूक और संगठित हुई है। महिला संगठन विधानसभा और संसद में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करवाने की मांग प्रमुखता से उठा रहे हैं। महिला संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए अनेक कानून और योजनाएं बनाई गई है। नतीजतन महिलाओं के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। तो बेसिक सी चीजें हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही है, वो आंदोलन वगैरह कई बार करते हैं। सरकारी उपाय। सरकार दो तरह से महिलाओं के प्रगति, सुरक्षा और संरक्षण के कार्य कर रही है। पहला, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं, और दूसरा, उनकी प्रगति के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
समाज ने सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध दहेज प्रथा निषेध कानून, बाल विवाह निषेध कानून, सती प्रथा निषेध कानून जैसे कानून बनाकर इन्हें दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो ये कई सरकार देखिए स्पेशल कानून बनाती है, जैसे दहेज प्रथा वाला है, या पीड़ित करना, मानसिक रूप से परेशान करना, इस तरह की चीजों के लिए सरकार कई कानून बनाती है। एक चीज और है, देखिए इन चीजों कई बार कानूनों का जो मैंने व्यवहारिकता में, प्रैक्टिकली में, सोसाइटी में, और जो क्योंकि लॉ के अंदर भी मेरा काफी इंटरेस्ट है और लॉ की किताबें सारी पढ़ी है मैंने। हिंदू लॉ है, मोहम्मडन लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, ये जितने भी सीआरपीसी है, सीपीसी है, आईपीसी है, ये सब किताबें पढ़ चुका हूं मैं। और इनमें उदाहरण भी जो दिए हुए हैं, तो कई बार ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि व्यक्ति हैरान कर जाता है कि कोई महिलाएं इस हद तक भी कानून का गलत प्रयोग भी कर सकती हैं। कानून बनाए अच्छे के लिए जाते हैं, कानून का उद्देश्य कभी भी बुरा नहीं होता, कि आपके पास वो हथियार हाथ में इसलिए दिया है ताकि आप अपनी रक्षा करो, इसलिए नहीं दिया कि आप दूसरे वाले को जानबूझ के हार्म करो। तो कई बार महिलाएं इसका जो है मिसयूज भी करती है। दहेज का नाम पे वो सीधा सा एक केस होता है, दहेज साहब हमसे दहेज मांगा, दहेज के लिए पीड़ित किया, दहेज के लिए मारा पीटा, परेशान किया, भले ही नहीं किया हो। तो ये इस तरह की चीजें भी बहुत होती है। दोनों तरह से चीजें देखनी पड़ती हैं, केवल एक तरफा नहीं चलता कि सभी महिलाएं पीड़ित है, पुरुष भी बहुत पीड़ित होते हैं। कई बार जो महिलाएं दुरुपयोग करती है, तो जो पीड़ित होते हैं वो ही जानते हैं कि किस हद तक उनका पूरा घर जो है वो नरक की जिंदगी जीता है। तो ये चीजें पूरी समाज की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी कानून हो उसका मिसयूज नहीं किया जाए, दुरुपयोग नहीं हो, तो वो कानून बहुत बढ़िया है और उसका प्रयोग भी सही वे में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका पूरी तरीके से गलत प्रयोग किया जाए। ये बाल विवाह निषेध कानून है, सती प्रथा वगैरह वाले कानून है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बना गया है। तो घरेलू हिंसा वाला ये जो बना था कानून, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए राजस्थान में 33% स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। महिला समस्याओं के हल में मदद के लिए राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग बनाए गए हैं। तो आप पढ़ते ही हैं जीके वगैरह में कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये खुद भी जो है स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। कोई भी समस्या हो, महिला आयोग कोई भी महिला पे जैसे अत्याचार वगैरह हो तो इनकी शरण ले सकते हैं, चाहे राज्य महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। महिला आयोग में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन, हनन के मामले, घरेलू हिंसा, दहेज, यौन अपराध, पुलिस द्वारा असहयोग, लैंगिक भेदभाव, साइबर अपराध आदि की शिकायत की जा सकती है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित कर दिए गए हैं। अब जो लड़कियां आजकल कंपटीशन में बहुत स्कोप है और लड़कियों को तैयारी करनी चाहिए, चाहे आप रीट करें, फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें, चाहे आयु 25 वर्ष हो गई हो और चाहे 30 वर्ष हो गई हो, आयु से कुछ नहीं होता है। कई बार जैसे मान लीजिए अब राजस्थान की बात करें तो लड़कियों का विवाह है ज्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं रोका जाता। भाई 23-24 साल, 25 साल तक मान लो आप, उसके बाद एम वुमन ज्यादातर 90% लड़कियों का विवाह हो जाता है। उसके बाद में फिर शादी होगी, 2-4 साल बाद में बच्चे भी हो जाते हैं। अब 28-30 साल की एज होने लगती है तो लोग भी कहते हैं कि अब कोई कंपटीशन की तैयारी क्या करनी है, तुम्हारी उम्र तो निकल गई। ऐसा नहीं है। एज सरकार ने कितनी बनाई है, केवल जनरल की बात करें, जनरल बॉयज, उनकी एज ही 40 साल कर रखी है सरकार ने। महिलाओं की तो इसमें 3 साल और 5 साल रखी, कितनी छूट है। तो वही है, 6 से 8 महीना जम के तैयारी करो तो एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एज में सिलेक्शन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो वहां क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि आपकी एज क्या है, वो तो ये पूछेगा कि ये क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता। तो महिलाओं को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। समान कार्य के लिए समान मजदूरी का कानून बनाया गया है। भाई जैसे पुरुष और महिला मान लीजिए दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, तो पुरुष को अगर 500 रुपए है तो महिला को भी 500 मिलने चाहिए। तो सरकार इसके लिए भी कानून बनाती है। महिला उत्थान की योजनाएं, प्रत्येक जिले में महिला थानों और महिला सलाह और सुरक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं देना, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली लड़कियों को साइकिल देना। ये तो कई जैसे फर्स्ट ग्रेड में आप पढ़ते हैं तो जो एजुकेशन मैनेजमेंट वाला टॉपिक आता है फर्स्ट ग्रेड में, जिनके 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपने खूब योजनाएं पढ़ी होगी।
लड़कियों के लिए तो इतनी योजनाएं बना रखी है सरकार ने। किसी के पास पढ़ने की सुविधा भी नहीं है, या मान लीजिए किसी के पास रहने के लिए घर की जगह भी नहीं है, सड़कों पर रहना पड़ता है, तो उनके लिए भी सरकार इतनी सुविधा कर रही है कि वो अपनी पढ़ाई कर सके। शुरू की पढ़ाई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, सीधा 8वीं में एडमिशन ले लो, सीधा 9वीं में एडमिशन ले लो। कितनी तरह की सुविधाएं चलाती है, लैपटॉप देती है, ये गार्गी पुरस्कार वगैरह, कितनी सुविधाएं मिलती है। शैक्षिक रूप से पिछड़े उपखंडों में आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं ताकि वहां लड़कियां रह करके पढ़ाई कर सकें। ये निःशुल्क टेलीफोन नंबर है। बाल कल्याण हेल्पलाइन है 1098, और महिला हेल्पलाइन है 1090, 1095, 112। तो जैसे मान लीजिए महिलाओं को कोई समस्या हो तो वो इन नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना। महिला के नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने पर शुल्क में छूट देना। ये देखिए कितना है, मिलता है कि महिला के नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा, उसमें कुछ छूट मिलती है। ये महिला के नाम से अगर कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, आप कोई भी प्लॉट वगैरह लेते हैं तो उनमें छूट मिलती है। गरीब परिवारों को मकान के लिए निःशुल्क जमीन महिला के नाम से आवंटित करना। बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए बचत द्वारा धन जुटाने हेतु सुकन्या समृद्धि योजना। भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया महिला को बनाना। महिला और बाल कल्याण के लिए जननी सुरक्षा योजना जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। लिंगानुपात में समानता लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये जो माता पिता हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके छोटे बच्चे हैं, अभी छोटी बेटी है 2 साल की, 5 साल की, तो उनके नाम से बहुत सी योजनाएं हैं, सरकार है, जो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। तो जब वो 18-20 साल की होगी तो आपके पास अच्छा खासा एक अमाउंट होगा, चाहे उसका शादी ब्याह करो और चाहे उसकी एजुकेशन में खर्च करो। तो बच्ची के लिए कुछ ना कुछ चीजें करते रहना चाहिए। जैसे कई योजनाएं वगैरह हैं उनमें धन जमा करवाते रहो जो सरकार की ओर से हो। ये कई बार कुछ फर्जी टाइप के होते हैं, कई ये म्यूचुअल फंड ये कई बार आते भी हैं। ये शुरू में पैसा डबल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे बेटे 1 साल बाद में, और शुरू में ये डबल करते भी हैं। 1 महीना 2 महीना शुरू में डबल कर देंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। इस बार लोग बड़ी रकम लेके आएंगे और ये 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर सारा रुपया ले लवा के और वहां से फरार। तो इंसान की जीवन भर की जो पूंजी है या उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई इस तरह से डूब जाती है। तो किसी भी योजना में इन्वेस्ट करने से देखिए, इसी का नाम सरकार है। सरकार एक भरोसे का नाम है, चाहे लोग कितनी भी आलोचना करें। सरकारी चीज है तो एक विश्वास होता है कि साहब सरकार है तो हां विश्वास है। तो सरकार एक विश्वास का नाम होता है। अब एक मान लीजिए एक बस प्राइवेट हो और शाम के 10 बजे का समय हो, रात के 10 बजे का, और एक रोडवेज की बस हो और कोई अकेली महिला सफर करे, उसको प्राइवेट में डर लग सकता है लेकिन रोडवेज में डर नहीं लगेगा। उसको उसको पता है कि सरकार की बस है और रोडवेज का जो कर्मचारी है वो भी सरकारी है, उसकी सरकारी नौकरी है। ये व्यवहार में चीजें आप देखते भी हैं, ये एक विश्वास का नाम है। तो कोई भी आप योजना में इन्वेस्ट करो, कहीं भी करो, तो जो सरकार की ओर से चलाई जा रही हो उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय बाकी कुछ चीजों की बजाय। अब आता है शब्दावली। परवर्ती काल क्या होता है? बाद का समय या बाद में। पर का मतलब ही होता है परवर्ती, ये बाद का काल। बाल विवाह है, लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होने से पहले ही किया जाने वाले विवाह क्या कहलाता है? बाल विवाह है होता है। और राजस्थान में आप देखते हैं आखा तीज, जो अक्षय तृतीया होता है, जिसको अबूझा सावा कहते हैं। अबूझा सावा है, पंडित जी से कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत ही नहीं है कि साहब मुहूर्त कब होगा ब्याह का। किसी से बूझा, बूझा का मतलब होता है बूझना, क्या होता है? किसी से पूछना। तो आखा तीज पे हजारों विवाह होते हैं राजस्थान में, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों का विवाह कर देते हैं। जैविक, वह बात जो जीव से उत्पन्न होने से संबंधित है। लैंगिक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी। श्रम विभाजन कार्यों को परस्पर बांट लेना। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब कुछ क्वेश्चन है। बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? परिवार होता है, विद्यालय होता है, मित्र होता है, माता होती है। मीराबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं, ईश्वर भक्ति के लिए। बाकी इन्होंने कुछ और क्वेश्चन भी दे रखे हैं।
जैसे भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया कौन होती है? अभी आपको बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसने सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया? प्रत्येक जिले में महिला और महिला कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं? ईश्वरचंद विद्यासागर ने किसके समर्थन में जागरूकता पैदा की? तो ये 4 सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। और आज का जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है, और यही टॉपिक है जो आपके दिमाग के बेसिक फंडे जो हैं, बेसिक क्लियर करने का काम करती है ये किताबें। किसी भी मकान की नींव बनाते हैं तो वो नींव कभी दिखती नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नींव कभी नहीं दिखती। आपको अगर 10 माले की बिल्डिंग है तो वो 10 माले की बिल्डिंग आपको दिख जाएगी यूं कि साहब ये 10 माले की बिल्डिंग, वाह यार कितने फ्लैट बने हुए यार, गजब। इसके नीचे जो नींव है वो नींव कभी किसी को नहीं दिखती। आपके घर की मकान की नींव भी आपको बाहर से दिखाई नहीं देगी, जबकि मकान किस पे टिका हुआ है? उस नींव पर टिका हुआ है। कभी वो नींव कमजोर भी मान लो हो जाए तो पूरा मकान हो, फ्लैट हो, वो सब ढह जाते हैं वो। तो ये किताबें जो हैं ये नींव का काम करती है। जो विद्यार्थी इन किताबों को कंप्लीट कर लेगा उसके बाद आप अपनी गाइड वगैरह पढ़ो, जो आपको पढ़नी है। एक गाइड तो पढ़नी होगी एग्जाम के लिए, चाहे रीट हो पटवारी हो, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मार्केट में कोई गाइड आती है वो पढ़ लेना एक। लेकिन वो नींव जो तैयार होगी, इतनी किताबें आप देख लीजिए, 6ठी से 10वीं हिस्ट्री, 6ठी से 10वीं राजनीति विज्ञान और 6ठी से 10वीं ज्योग्राफी, कितनी चीजें समझाते हैं इनमें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।